हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। डे 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का सेशन हम थोड़ा सा सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग भी बात कर सकते हो, तो एक तरह का डिस्कशन होगा। आप लोगों के जो भी कल हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की बात की थी, बराबर। सो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को भी करना है, और आप लोगों को जो भी लगता है, यू गाइस हैव टू ऑब्जर्व एंड टेल मी वॉट एवर यू फील। उसके बाद में हम एक डिस्कशन करेंगे, एंड देन विल फिगर आउट आगे का जो भी आज का सेशन होगा। ओके, एवरीथिंग क्लियर? या सर। ओके, ओके श्योर। सर। चलो, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सिर्फ मुझे बताना कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही, कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, प्रेजेंटेशन। यस सर। जी सर। ओके, बढ़िया। सो एक बार हम लोग फिर से कल के जो हमारे डिस्कशंस हुए थे, उसको हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में बाकी आगे की सारी चीजें हम लोग आज के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज दी जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया लेवल 1 जंप रोप कोच सर्टिफिकेशन। एंड हमने एक टैगलाइन रखी है जिसका नाम है टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन एंड क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चैंपियंस। सो ओवरऑल हमारे इस कोर्स का मकसद सिर्फ हमें जंप रोप सिखाना नहीं है, बट उसके अंदर सबसे बेस्ट बनाना है एथलीट्स को, राइट। सो हम सिर्फ सिखा नहीं रहे, हम मॉडरेट या फिर एवरेज एथलीट्स नहीं तैयार करने वाले हैं, हम चैंपियंस तैयार करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पूरा का पूरा 21 डेज का प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को आपके एथलीट्स को चैंपियंस बनाने में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे हम क्यों है, वाई आर वी हियर। तो पहले जो होता है, विदाउट अ कोच एथलीट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो उनके लिए हम यहाँ पे चीजें आसान करने आए। सो जब भी एक्चुअली ये बहुत सारे कोचेस को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बहुत बार मैंने देखा है कि कोचेस ही मतलब मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, बट मुझे बहुत दुख होता है कि कोचेस ही एथलीट्स की लाइफ परेशान कर देते हैं या फिर उनको और ऐसे डिफिकल्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे भेजा गया है लाइफ इजी करने के लिए। सो हमेशा जब भी आप लोग कुछ भी कर रहे हो, तो ट्राई करना कि आप लोगों को एथलीट्स की लाइफ इजी बनानी है। जो ऑलरेडी एक एथलीट है, वो तो उन सारी चीज़ों से गुजर चुका है, तो वही एक है कि हमें एक अच्छा कोच बनना है, तभी हम आगे जाके एक अच्छे एथलीट्स बना पाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू बी अ गुड coach by ourselves, and then only we can make good athletes. Otherwise it is very difficult to make good athletes. So our goal for the session, our goal is to provide you with confidence, knowledge and structure to build a career in jump rope coaching. एंड बाय एंड ऑफ दिस सेशंस आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बायोमैकेनिक्स, आर्ट ऑफ क्यूइंग एंड एरर की प्रैक्टिस जब चल रही है तो उसको कैसे करेक्शन करना है, या और फिर बिगिनर्स को कैसे ट्रेन करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे पास में एकदम शुरू से ही अच्छे एथलीट्स नहीं आते, हमारे पास बहुत ज्यादा बिगिनर्स आते हैं, और जैसे जैसे बैचेस चलती चलेंगी तो हमारे पास और ज्यादा बिगिनर्स आएंगे, तो हमें वही कोशिश करनी है कि हम बिगिनर्स ट्रेनिंग कर पाए। सो दिस इज सर्टिफिकेशन ऑफ जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपका जो सर्टिफिकेशन होगा वो जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू मिलेगा। एंड जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द ओनली बॉडी विच इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जंप रोप इन इंडिया। इसके अलावा और दूसरे फेडरेशन है यहाँ पे, अभी फिलहाल इंडिया में तो 4 फेडरेशन है। बट आपने देखा होगा कि लास्ट 4-5 साल से सिर्फ जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सारे इंटरनेशनल लेवल्स पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज JRFI इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी
in all over India to organize the sport and develop the sport. एंड इसके अंदर मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. आई एम अमन वर्मा. जो लोगों ने कल ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए, माय नेम इज अमन वर्मा. आई एम द हेड कोच ऑफ जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया. मैं 7 टाइम्स नेशनल जंप रोप चैंपियन भी रह चुका हूँ. मतलब बहुत टाइम से, मैंने तो अभी लास्ट 6 years आई वॉज नॉट इन द फील्ड, आई वॉज मोस्टली कोचिंग. बट देन इन 2025 आई डिसाइडेड टू स्टेप बैक. मैंने कोशिश की कि मैं फिर से हो रही थी और मेरे टीम को मेरी जरूरत थी, तो मैंने फिर से पार्टिसिपेट किया. एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में वी वन अ सिल्वर एंड अ ब्रॉन्ज मेडल. एंड ओवर द 5-6 years इंडिया में जितने भी इंडियन एथलीट्स ने जितने मेडल्स जीते हैं, टोटल 27 इंटरनेशनल लेवल पे. उसके अंदर से 24 मेडल्स जो है वो मेरे कोच किए हुए एथलीट्स ने जीते हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टू टीच यू समथिंग वेरी important and some secrets also. एंड ऑल्सो मेरी एक कम्युनिटी है यूट्यूब पे. एक चैनल है जिसका नाम है रूल द रोप्स, और उसके अंदर अराउंड 5 lakhs के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं. सो इट इज ऑल्सो एन एजुकेशनल चैनल. थैंक यू. सो ये हमने कल कुछ बात की थी, सो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा. सो हम बढ़ते हैं आज डे 2 की तरफ. डे 2, द परफेक्ट फॉर्म. अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ फोटोज दिख रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं सबको? यस, नो? Yes, sir. हेलो? जी सर. ओके, हाँ. ठीक है. हाँ, तो ऐसे बीच बीच में आप लोग बोलते रहिए, तो फिर ऐसा है, मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हो. तो यहाँ पे बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है. एंड ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसके अंदर आप लोगों को दिख पा रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, या पोस्चर जो भी हम लोग बताते हैं. तो यहाँ पे दिस इज अ गुड पोस्चर, जो पहला वाला फोटोज आप देख रहे हैं. और फिर कुछ डिफॉर्मिटीज भी होती है, और कुछ लोगों को मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसी आदत हो जाती है कि अगर हम स्कूल बैग्स बहुत ज्यादा बचपन में कैरी करते हैं तो हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है. ये सेकंड लास्ट जो फोटो दिख रहा है आपको, तो वो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिनसे आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हो. अभी तो ये फॉर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमें जो पॉस्चर देखना है और जो ऑब्जर्व करना है, उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा राइट पॉस्चर क्या है, वो हमें पता लगे. ठीक है. तो बॉडी एकदम ज्यादा स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में. शोल्डर्स, बैक एंड चेस्ट अप. ज्यादा, बहुत ज्यादा चेस्ट अप नहीं. और बैक में जो कर्व है वो नेचुरल होना चाहिए. अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कर्व है. इसको ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं, और इसको लॉर्डोसिस कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है. तो यहाँ पे बैक में आर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है. और कभी कभी बैक में एक सर्कल जैसा बन जाता है, कर्व. तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. और बहुत बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स खड़े होते हैं तो उनका नेक बहुत ज्यादा आगे होता है, तो वो भी कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, लेकिन वो ठीक की जा सकती है राइट एक्सरसाइज के थ्रू. तो यहाँ पे कुछ फोटोज है हमारे पास में, और ये हमारे रिसेंट के नेशनल चैंपियनशिप से ही ली गई है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फोटोज है. ठीक है. अभी इन तीनों फोटोज की खासियत क्या है पता है? ये तीनों बिगिनर्स के फोटोज है. और आप देख पा रहे होगे, अभी आपको यू हैव टू ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स वेरी केयरफुली. वी आर गोइंग टू कम बैक टू दीज पिक्चर्स, बट यू नीड टू ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट दीज पिक्चर्स आर. ठीक है. हम इसके ऊपर वापस आने वाले हैं, बिकॉज आई हैव फ्यू मोर पिक्चर्स. सो हियर आर द सेकेंड सेट ऑफ पिक्चर्स. अभी आप लोगों को बताना है कि दोनों पिक्चर्स में आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? मतलब मेजर डिफरेंसेस तो है ही, कुछ माइनर डिफरेंसेस है. अगर आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर 1
set 1 and set 2. हेलो। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सो बेसिकली ये जो हम पहले सेट में पिक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल बिगिनर्स एथलीट्स। ठीक है, वो पहली बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं विदाउट प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो, बैक देखो कैसे है, आर्च्ड है ना। फर्स्ट पिक्चर में ये जो गर्ल है इसका बैक आर्च है, चेस्ट अप है। आई लेवल देखो, आई लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर है। ठीक है, सेकंड पिक्चर में भी देखो, जो भी बच्चा है वो ऊपर देख रहा है। ठीक है, थर्ड पिक्चर में भी नेक अप। अभी आप जो दूसरा सेट ऑफ पिक्चर्स देख रहे हो, ये सारे अच्छे हाईएस्ट स्कोरिंग एथलीट्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप। ठीक है, पहले हम बॉडी स्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोर जो है, जो हमारा एब्डोमिनल मसल होता है, जो हमारा कोर होता है, वो काफी ज्यादा एंगेज्ड है अंदर के साइड। राइट, यहाँ पे तीनों एथलीट्स को आप देखोगे, अंदर के साइड कोर एंगेज्ड है। राइट, यहाँ पे आप देखोगे तो कोर कोर छूटा हुआ है, किसी का भी कोर एंगेज नहीं है यहाँ पे। राइट, आईज ऊपर जा रहे हैं, सामने देख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आईज कहाँ है? नीचे। आइस कहाँ है? नीचे। आइस कहाँ है? नीचे। अभी और एक चीज, यहाँ पे आप लेग्स देखो। आप लोगों को लग रहा है ऐसे कि यहाँ पे हम, ये जो बिगिनर एथलीट्स है, दे आर पुलिंग द लेग अप, दे आर पुलिंग द एंकल अप इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अप द नीज। राइट, these their legs are going back. It is like a back kick. Right, and now look at these athletes, they are lifting their knee up, ankle is very much relaxed. Right, ये तीनों चीजें आपने ऑब्जर्व किया? जी सर। हाँ। यस सर, यस सर। हाँ सर। सो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इंटरनेशनल, ये अच्छे एथलीट्स के बारे में, अच्छे एथलीट्स के बीच में और बिगिनर एथलीट्स के बीच में, कि किक जो है या फिर जो हमारा नी ड्राइव है, जिसको हम नी ड्राइव बोलते हैं, जो हमारा नी डायरेक्शन है, ये यहाँ पे नी डायरेक्शन, नी वहीं के वहीं है और पीछे से पैर ऊपर आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे हैमस्ट्रिंग ज्यादा यूज होते हैं और जल्दी थक जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप ऐसे लेग्स पीछे किक करोगे, वेन एवर दीज लेग्स आर बैक, तो ये जो एंकल वाला पार्ट है, शूलेस वाला पार्ट, सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका रोप आके अटक जाएगा। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे एक बार, बट यहाँ पे आपका रोप आके अटक जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि देखो, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये एंकल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, सबको सर्कल किया है मैंने। जब Yes, भी sir. शू जब भी एंकल ऐसे पीछे जाता है ना, तो यहाँ पे रोप अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए बिगिनर एथलीट्स बहुत ज्यादा मिस करते हैं कंपेयर टू अच्छे गुड ट्रेंड एथलीट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा चांसेस नहीं है रोप अटकने के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुक टाइप कुछ बन नहीं रहा है, लेग्स ऊपर जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे बॉडी के। और डिस्टेंस देखो ग्राउंड में और लेग जो लिफ्ट है उसके बीच में हार्डली 3 से 4 इंच का डिस्टेंस है। एंड जो बिगिनर एथलीट्स होते हैं उसके अंदर नी जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है या पैर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए वो ज्यादा स्पीड पिकअप नहीं कर पाते। ऑल्सो कोर एंगेजमेंट यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए एथलीट कम थकता है और ज्यादा स्पीड मैनेज कर सकता है कंपेयर टू बिगिनर एथलीट, जहाँ पे वो ज्यादा स्पीड मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पिक्चर है हमारे पास में। अभी ये जो पिक्चर है, ये है इंटरनेशनल एथलीट्स की पिक्चर। अभी इसके अंदर से आपको
ये एथलीट दिखाई दे रही है चाइना की, किसी को पता है ये कौन है? No, sir. No, sir. She is the fastest female athlete right now. For 2025, she is not. She is the second fastest, but she was fastest since 3 to 4 years. Last 3 to 4 years till the 2024 Asian Championships. Her name is Ting Ting Du. Her score is around 113 or 114 skips for 30-second speed. So she is one of the amazing एथलीट, चाइना की सबसे टॉप एथलीट्स में से एक है। इनका नाम है टिंग टिंग डू। एंड इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, है ना। पोस्चर इज वेरी क्लोज टू द एथलीट्स। यहाँ पे देख लो, ये बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप, पोस्चर, बॉडी पोस्चर देखो, एंड ये बॉडी पोस्चर देखो, काफी ज्यादा क्लोज है ना। ये बॉडी पोस्चर देखो, ये हंगरी की एक एथलीट है, काफी अच्छी बॉडी पोस्चर। सारे के सारे, जितना ज्यादा आप कोर एंगेज रखोगे तो आपको नी ड्राइव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है ये। हम स्पीड स्प्रिंट की बात कर रहे हैं। जब भी हम नॉर्मल जंपिंग की बात करते हैं तो ये बॉडी स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि बैक स्ट्रेट है, हैंड्स बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, बहुत क्लोज है हैंड्स, एंड लेग्स में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, नी फीट आर टुगेदर। ओके, ये देखो, ये बेसिक चीजें है, ये आपको चेक करना है जब भी आप बेसिक सिखा रहे हो। बेसिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड स्प्रिंट्स राइट नाउ। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक की, ठीक है। तो यहाँ पे आईज ऑन दी होराइजन। होराइजन क्या होता है कि आपका जो आई लेवल है वो आई लेवल में ही आपकी आईज होने चाहिए, उससे थोड़ा नीचे होंगे चलेंगे, लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक आपका ऊपर जाएगा तो बैक में ऑटोमेटिकली आपके एक आर्च आएगा, ठीक है। सेकेंड, शोल्डर्स बहुत ज्यादा अंदर रोल नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए एकदम, मतलब चेस्ट ओपन, सो यू कैन ब्रीथ इजीली। एल्बो, एल्बो हमारा कहाँ जा रहा है? एल्बो हमारा हवा में नहीं है, एल्बो हमारा है बॉडी के पास में, और हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं रिस्ट। वी आर यूजिंग मोर ऑफ द रिस्ट टू रोटेट द रोप, ठीक है। हैंड्स, हैंड्स आर एट द वेस्ट हाइट, सी दिस। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि हैंड्स आर हियर नियर द चेस्ट, और समटाइम्स नियर नियर दिस, चेस्ट के पास होता है हैंड्स। तो हैंड्स हमारा कहाँ पे होना चाहिए? एकदम रिलैक्स, जैसे हम नॉर्मली खड़े होते हैं तो चेस्ट के वेस्ट के पास में या हिप के पास में हमारे हैंड्स होने चाहिए। हमारा जो पाम है, पाम फॉरवर्ड के साइड में फेस करना चाहिए और हैंडल्स साइड में होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि, अभी मैं थोड़ी देर में आपको करके दिखाऊंगा, कि जो एथलीट है वो हैंडल को नीचे डाउनवर्ड पॉइंट करके रखता है, तो उससे रोटेशन नहीं होता सारा, ठीक है। इस पे हम आएंगे फिर से थोड़ी देर में। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सबको पता है रेडियस क्या होता है? व्हाट इज रेडियस? सी बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं। नाउ आई वांट आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दो फोटोज दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आई वांट टू नो विच ऑफ देम रोटेट्स फास्टर एंड व्हाई। The smaller one, sir. Small fan. Small fan. The smaller fan rotates faster, right? Yes, sir. So why does this happen is because of the radius, ठीक है। Yes. कोई भी चीज का अगर रेडियस छोटा होगा ना तो इट कैन रोटेट फास्ट, ठीक है। अभी ये फैन का जो रेडियस है हार्डली 1 या 1.5 फीट का होगा, राइट। 1 और 1.5 फीट, और मे बी 2 फीट। अगर सीलिंग फैन है तो 2.5-3 फीट, ठीक है। सो इट रोटेट्स फास्टर, बट विंड मिल्स आर बेसिकली इन मीटर्स, ठीक है। So they rotate slowly. Same is with the, why we are discussing this here is same, because same is with the rope. The more bigger rope you take, the longer rope you take, it rotates slowly. So that is why we bend during the speed sprints to ensure maximum speed. जितना छोटा रोप होगा उतना ज्यादा स्पीड आप पकड़ सकते हो, ठीक है। इसीलिए whenever we are doing speeds, we keep the rope very minimum. Okay, so that is the reason we bend down
and that usually helps. If the rope is too big and if the athlete is good and the rope is too big, he will not be able to get enough speed. So that is what is very important, that we have to keep the rope length according to the height of the athlete. If it is too short, अगर थोड़ा ज्यादा short है तभी भी नहीं होगा possible. So proper ideal height of the rope is very much important. Got this? सबको समझ में आया ये पार्ट? रोप का लेंथ कितना मैटर करता है, राइट? जी एक सर। बार थोड़ा सा और पीछे जाते हैं. देखो अभी यहाँ पे रोप की लेंथ देखो. The athlete is holding the rope, but the rope is not even touching the ground, right? Wait, let me mark this. Okay, see this Hong Kong athlete. The rope she is holding, and she is not jumping. She is just ready to start, but the rope is not even touching the ground, right? Everyone can observe. सबको दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes. Now we look at the. Let's see if we can see the rope of the beginner athletes. अभी बिगिनर एथलीट्स की रोप देखो, ये देखो, ये लास्ट वाले एथलीट की रोप देखो कितनी बढ़िया. आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये वाले एथलीट की रोप देखो कितनी बढ़िया. ये देखो, this is the difference, that what matters. Every inch of the extra rope matters when you are participating, you are competing for international competitions, world championships, open championships, even for national championships. If you are too serious, if you are too specific about your performances, and this, ये सब चीजें हमें एथलीट्स को बतानी, राइट? अभी एज अ कोच यू कैनॉट गो एंड चेक एवरीवन्स रोप, बट एक बार आप उनको अगर कन्वे करते हो कि हाउ मच द रोप साइज मैटर्स, द रोप लेंथ मैटर्स, तो उसको क्या होगा कि हमेशा उनके दिमाग में ये डालना है कि आपका जो रोप का लेंथ है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिशन्स में एथलीट्स कम, beginner athletes, they come, they jump, sometimes they use other people's ropes, right? A lot of time this happens with the beginner athletes कि उनको खुद के रोप से कभी करने नहीं होता है, सो वो बोरो करते हैं रोप, अपने फ्रेंड्स का रोप लेते हैं, करेक्ट? So what जी happens is everyone's height is different. So they have to understand that they cannot borrow a person's rope or his friend's rope for a competition, especially at a national level, state level competitions where every score, every uh, inch of the rope matters, right? So because they don't understand the length of the rope, the importance of the length of the rope, that is why this happens. Okay, so make sure to convey these to your athletes, like they should have their own rope. अभी क्या है कि स्पीड इंड्योरेंस इज अ 3 मिनट, ठीक है? तो वहां पे हम बहुत ज्यादा झुक के कर नहीं सकते. सो दैट इज वाई वी हैव अ डिफरेंट लेंथ ऑफ रोप फॉर दैट, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल एथलीट्स. 3 मिनट के लिए दे विल हैव अ डिफरेंट रोप, 30 सेकेंड के लिए दे विल हैव अ डिफरेंट रोप, बिकॉज इवन दो बोथ स्किल्स आर सेम, one is you have to do it for just for 30 seconds, so your core holding capacity is more, you can just bend down and stay there for 30 seconds, but it is not possible to do it for 3 minutes for a lot of athletes. So that is why they use a little longer rope for 3 minutes, ठीक है? 3 minutes के लिए वो थोड़ी सी बड़ी रोप यूज करते हैं कंपेयर टू 30 सेकेंड का रोप, क्योंकि 30 सेकेंड्स की रोप कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा छोटी होती है. 3 मिनट की उससे थोड़ी सी, 1 इंच, आधे इंच, 2 इंच, एज पर द एथलीट. डबल अंडर की रोप इज वेरी डिफरेंट. सो नाउ यू कैनॉट बेंड डाउन टू मच एंड डू डबल अंडर्स. सो दैट इज वाई यू यूज अ डिफरेंट रोप, ठीक है? सो जो अच्छे एथलीट्स हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको आपको ये भी कन्वे करना है कि यूज डिफरेंट रोप्स फॉर different skills, different events, and keep that rope for yourself. Do not share it. A lot of times what happens ki
they use a freestyle rope and then they change the size. Next time the person takes it back, बोरो करते हैं तो साइजेस चेंज होते हैं बार बार. सो उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. अभी जो लोग रिलीज करते हैं या फिर मल्टीपल्स करते हैं क्वाड, क्विंट, ट्रिपल अंडर्स में, सो 1 इंच का भी साइज अगर ज्यादा होता है ना तो रोप कम्स अ लिटिल स्लो. So that is why they get stuck. So it is important for the athletes to understand how much the rope size, the correct rope size, and how you have to keep that same way. हर बार साइज सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज मैंने प्रैक्टिस किया और फिर वायर चेंज किया तो साइज चेंजेस. So if you keep that same thing, you will understand the ropes more better and you will get less misses compared to the ones who are not doing it. So this is one of the very important factors. Okay, even though if it is basic rope, that's okay, that's very much fine. But still we need to understand the differences, why it is important to have different ropes for different events. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Perfectly. These are very basic things, like we don't usually think about it, but on a bigger level, to for the athletes to perform at a bigger level, every small detail we have to remember, right? Okay. Yes, sir. Then one of the important things is now this is the question: where does the power come from? Whenever we are doing speed sprints, double unders, or maybe whichever the skill, like we are talking here about the speed and multiple skills. So one of the biggest mistake the beginner athletes make is making bigger arm circles. Okay. So usually they spin their complete arm or maybe their complete forearm and make bigger circles so the rope moves slow, but they are using the full of their arm, right? So we want to teach them to use the wrist. Try to use the wrist and make smaller circles with the wrist. The smaller circles you make, the rope can move faster. अभी रिस्ट से हम जितने छोटे सर्कल्स करेंगे ना, अभी डबल अंडर में क्या होता है, बहुत सारे एथलीट्स डबल अंडर नहीं सीख पाते क्योंकि दे आर नॉट यूज टू रोटेटिंग द रोप विद द रिस्ट. ठीक है, रिस्ट से वो रोप ही नहीं घुमा पाते, इसके लिए बहुत बार डबल अंडर्स वो सीख नहीं पाते. तो डबल अंडर्स के लिए या फिर स्पीड बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले सी one of the basic things, very very important to understand is when we increase the speed with our hands, then only we can use our foot to overcome it, right? We can match it with our foot. If we are not able to increase the speed with our hands, it is of no use if you can your legs can sprint faster. Basically our hands are the accelerator, right? Legs are just the wheel. Imagine a car. The accelerator is our hand, the engine. Okay, if the engine is not capable to run at higher speeds, can the car run? Wheels नहीं कर सकते ना. Wheels are just matching up the speed. It is the hands that are driving the speed, right? Yes. So Yes, sir. we need to make sure we are using more of our hands, more of our wrist, and making it correct so that the speed increases. Okay. So basically, it is like, suppose there is a coffee. What we do is we make small circles, right? If we are mixing a coffee, we make small circles but faster. ठीक है. अभी वो चक्की देखा है तुम लोगों ने? अभी तो नहीं दिखती है. पहले ऐसे जेल वेल में अगर मूवीज में देखा होगा, बड़ा सर्कल चक्की. It is very slow, but stirring up coffee is very fast. Why? Because the circle circumference decreases. So smaller circles can be rotated very fast, but bigger circles can be very slow. Okay. Landing, one of the most important things. So unfortunately, here in India, we don't have much of the infrastructure that supports jump rope because mostly 99% of our athletes are jumping either on hard surfaces, right?
we don't usually jump on wooden courts every time for every practice. We usually jump on hard surfaces. So landing has to be good. If we keep landing badly on bad surfaces, so that will hurt or it might cause injury also. Okay. So most important thing is the impact of the feet while jumping, and it can be anything. It can be freestyle, double unders, triple unders, also basic jumps for people those who are not into competitive jump rope, but still they want to pursue. They are doing jump rope just for fitness or fun, whatever. तो लैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जोन हमारा होना चाहिए। सी एवरी टाइम वी से jump on your toes, jump on your toes, but actually we have to jump on our balls of the feet. Okay, मैं अभी बताता हूँ balls of the feet. Actually a lot of people already know, but still for some people, those who don't know, balls of the feet are this part. You can see the blue part. ये blue वाला part दिखाई दे रहा है सबको, Yes, sir. right? So this is very important part. This absorbs most of the shocks when you are jumping. And also this gives you power to jump when you are jumping from here. It is like a spring action. जब भी बहुत सारे जो बिगिनर्स एथलीट होते हैं ना, दे लैंड ऑन कंप्लीट फुट, so they are not able to take off very fast. So that is why this is very important to understand. Okay, balls of the feet. See this athlete. He is also a very professional athlete, and see the impact where his foot is connecting to the ground, right? ये वाला पार्ट देखो, दिख रहा है, balls of the feet. So this is very important to understand कि जब भी हम लोग यहाँ से जंप करते हैं ना, तो it gives you a bounce back using the ankle power, ठीक है। जब भी आप कंप्लीट लेग रखते हो ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग कोचिंग कर रहे हो और कोई भी स्टूडेंट आपका है वो प्रॉपरली लैंड नहीं करता है, तो उसकी लैंडिंग आपको अच्छे से क्लियर करानी, सो ही कैन जंप बेटर एंड विदाउट मच इंजरीज। ओके, and also like basically those who are more into jumping, those who are jumping from years, या फिर जो भी एथलीट्स है वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा होगा, दे मोस्टली स्टे ऑन द लाइक, उनका जब भी हील्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्लोर पे लगते नहीं है हमेशा के लिए। तो एक आदत सी बन जाती है कि हल्का सा, भले ही 1 इंच तो 1 इंच, बट दे आर मोर ऑन देयर फ्रंट फुट साइड, ठीक है। जो बॉल्स ऑफ द फीट है वहां पे ही वो ज्यादा देर तक रहते हैं। दे डोंट कंप्लीटली स्टैंड ऑल्सो ऑन द हील टचिंग द फ्लोर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक बार आप, इफ यू कीप टेलिंग देम, सो दे अंडरस्टैंड एंड दे ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस, सो हाउ टू increase the speed also and gets the spring action and in your feet, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? Hmm. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक अभी? अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हो। That's clear, sir. ठीक है, ओके, तो हम अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं। ओके, वेलकम बैक। सो ये था हमारा आज का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन। एक तो पॉस्चर और एक लैंडिंग, ये दो चीजें थी जो आज हम कवर कर रहे थे। ऑल्सो पॉस्चर के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी आपको पता है फ्री स्टाइल का रूटीन या फिर जो फ्री स्टाइल का इवेंट होता है, सो उसके अंदर फ्री स्टाइल में मल्टीपल चीजें जज होती है, ठीक है। उसके अंदर एक होता है डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी जो है वो आपको स्किल्स पे बेस्ड होके मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में जो आपका पोस्चर है वो काम आता है प्रेजेंटेशन में। अगर आपका पोस्चर अच्छा है फ्री स्टाइल स्किल्स के टाइम पे, तो आपको प्रेजेंटेशन में प्लस मार्क्स मिलते हैं। आपकी लैंडिंग अगर अच्छी है, इफ यू हैव गुड लैंडिंग, गुड पोस्चर, सो यू गेट बेटर मार्क्स इन प्रेजेंटेशन। ओके,
So basically what happens is, I'll tell you some important, like these things have happened, ठीक है? So there are two athletes, athlete A and athlete B. Okay, so now athlete A is very good with the difficulty levels, ठीक है? So suppose he scores a 8, okay, and the athlete B scores a 7. He's a little less than difficulty, but athlete B has a good posture, good landing, and athlete A doesn't have good landing, but he is good in difficulties. So overall, when the presentation score adds, okay, now the presentation score ranges from -1.6 to +1.6, okay. So whenever you multiply it with 1 पॉइंट के आगे जितने भी स्कोर्स है, सपोज 1.2, ओके, सो अगर प्रेजेंटेशन में 7 में हम लोग 1.2 ऐड कर दे तो वो स्कोर बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू 8, ठीक है? सो प्रेजेंटेशन आपका जो फ्री स्टाइल का स्कोर है वो वाइडली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. सो दिस दैट इज व्हाई लैंडिंग एंड posture, that is very much important. जो आप आगे जाके जो हम लोग फ्री स्टाइल की जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं, तो वहां पे भी आप देखोगे posture एंड लैंडिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट. बाकी म्यूजिकलिटी एंड बाकी सारी चीजें कम्स लेटर, बट सबसे पहले इट इज द posture एंड द लैंडिंग पार्ट. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. सो इफ यू अगर आपको अभी किसी भी चीज में डाउट है तो प्लीज अभी मुझे बताओ, वरना फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ हाउ, जब भी हम लोग स्पीड स्प्रिंट कर दे बिगिनर्स के लिए, सो हाउ डज इट वर्क. सो इफ यू हैव क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस प्लीज, किसी को भी कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ शेयर करना होगा तो बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं. ठीक है, हम आते हैं थोड़ा सा स्पीड स्प्रिंट, बेसिक जो स्पीड स्प्रिंट है बिगिनर्स के लिए. मेरे 2 स्टूडेंट्स के फुट में इंजरी है. हाँ सुशील सर, आप बोल सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है. तो वैसे हम देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि इंजरीज, अभी क्या है कि स्पोर्ट्स का एक डार्क साइड है, एक परछाई की तरह है इंजरी. सो इंजरी एज मच एज यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है? हाँ सर. अमन सर, इसमें ना हुआ ये है कि परम एंड गीत, दो स्टूडेंट हैं मेरे, उनके जो दोनों फुट एरिया है, जो स्टेप और 3 मिनट करते हैं ये लोग, तो उनके जो बोन्स है ना हाँ, अपने, जो वो बोन्स दोनों साइड से ना ऐसी टर्न हो गई है. अब वो उनको ना डिफॉर्मिटी हो काफी गई बार, है, मतलब बोन स्ट्रक्चर हाँ, चेंज हो गया है. चेंज हो गया दोनों ठीक है, हाँ, प्लेयर का, और उनको काफी बार ट्रेन किया है कि ठीक है, ठीक है, इस तो साइड हम कैसे इस जाना है. बारे में भी बात करते हैं. तो इसके लिए ना कल का जो हमारा टॉपिक है is हाँ. important because we are going to cover the shoe part. The shoe हाँ. is very important accessory for this sport, right? So whenever we are wearing good shoes, that really matters because all of the impact, जितना भी सारा impact है, suppose हम लोग कितना सारा jumps करते हैं डबल अंडर्स में, क्वाड में, एंड कैसे कैसे जंप्स करते हैं. सो शू हैज टू बी यूज्ड, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो हम इस बात पे आएंगे वापस से कल कि रॉन्ग शूज जब भी हम लोग यूज करते हैं तो बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इंजरीज होते हैं. सो उसके ऊपर हम तुरंत आएंगे. अभी के लिए हम लोग एक बिगिनर जो स्पीड सेशन होता है उसको देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स. लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स अ बिगिनर डज while learning the jogging step, ठीक है? Let's go. ठीक है? So everyone can see me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we कल हमने सीखा था बेसिक जंप्स, राइट? सो बेसिक जंप सपोज आपने सिखा दिया बिगिनर को. नाउ he knows how to rotate the rope, how to use the wrist, ठीक है? Now you want to teach him the jogging step, ठीक है? सबसे पहले आपको, अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, सो सी देयर आर 2 स्टेप्स, ठीक है?
अभी बहुत बार जब आप ऑब्जर्व करोगे या देखोगे एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन पर्सन, व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज हम स्टेप नीचे कर रहे हैं, ठीक है। कदम ताल करते हैं ना हम एनसीसी में, परेड में, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हम जॉगिंग स्टेप में तो वही कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, बराबर है ना, कदम ताल कर रहे हैं थोड़ा फास्ट, ठीक है। बट आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पे हम पैर नीचे नहीं दबा रहे, हम एक पैर से दूसरे पैर पे जंप कर रहे हैं। वी आर जंपिंग फ्रॉम वन लेग टू अनदर। नाउ दिस इज वेरी स्लो व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड। अभी यहां से जब भी मैं दूसरे पैर पे स्टेप करता हूं तो मैं ये पैर से पुश कर रहा हूं ऊपर। अगर मैं सिर्फ पैर नीचे नीचे रखूंगा तो मेरा रोप वहां पे चलेगा नहीं, मैं अटक जाऊंगा, ठीक है। सो बहुत ही एक स्लाइड पुश है यहाँ पे, यहाँ से ये पैर पे, यहाँ से ये पैर पे। तो बेसिकली जब भी आप सिखाना स्टार्ट करते हो स्पीड, जो स्पीड स्प्रिंट है, जॉगिंग स्टेप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्टूडेंट है वो एक पैर से दूसरे पैर पे जंप कर रहा है। ये नहीं कि एक पैर से दूसरे पैर पे नीचे, हमें पैर नीचे थ्रो नहीं करना है, हमें पैर ऊपर थ्रो करना है, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड को, जब भी आप ग्राउंड को पुश करते हो तो आपका नी ऊपर ड्राइव होता है, ठीक है। एंकल से, ये जो आपका एंकल पार्ट है, इससे आपको ग्राउंड को पुश करना है तो आपका नी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर वो आप नहीं करोगे तो क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि पैर ऐसे जाता है पीछे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे मेरा रोप आके अटक रहा है, बराबर। यस सर। ये बहुत बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हर बार होता है, ठीक है। जब भी हमारा पैर पीछे जा रहा है तो यहाँ पे रोप आके अटक रहा है। बट अगर मेरा पैर ऊपर है तो रोप अटकने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, राइट। तो यस एक सर। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हमारा पैर पीछे नहीं जा रहा है, हमारा पैर आगे जा रहा है। अभी उसको करना कैसे है? तो जब भी हम लोग ये स्टेप कर रहे हैं ना, हमें ध्यान देना है नी पे, एंकल पे नहीं। अभी बहुत बार क्या होगा कि जब जब जंप करते हैं तो हम सबसे पहले एंकल उठाते हैं ऊपर, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस करते करते ये आदत छुड़ानी है कि हमें एंकल नहीं उठाना है, हमें सिर्फ फोकस करना है नी पे और नी उठाना है। जब भी आप पैर, सिर्फ पैर ऊपर उठाने की कोशिश करोगे ना तो आपके एंकल उठेंगे पहले पीछे। बहुत सारे स्टूडेंट्स में होगा, मोर देन 70%, ठीक है। बट आपको उनको बताना है कि आपको एंकल नहीं उठाना है, आपको पूरा पैर नहीं उठाना है, आपको क्या उठाना है, सिर्फ नी उठाना है। बाकी पैर आपको रिलैक्स छोड़ देना है, पूरा पैर सारा, सिर्फ आपको नी ऊपर उठाना है। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक मिनट, ओके। सेकेंड पार्ट, अभी जब भी हम जॉगिंग स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है सबको? सर क्लियर आ रहा है सर, हमें सुनाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है। सो अभी जॉगिंग स्टेप करते टाइम पे हमने पोस्चर में क्या सीखा था कि हमारा जो पैर है, हमारा जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो कैसे रहना चाहिए, आगे की तरफ, और आईज ऑन द फ्लोर, ठीक है। जब भी हम स्ट्रेट जंप करते हैं ना तो बहुत बार होगा ऐसे कि पैर पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए पैर पीछे जा सकता है। लेकिन जब भी आप फ्रंट का जो आपका अपर हाफ है पार्ट बॉडी का, उसको आप लो करते हो नीचे, यहाँ से फिर आप पैर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि आपका बॉडी आगे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है कि इससे आपके लेग्स पीछे नहीं जाएंगे। अगर आप बेंट होके रोप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ से अगर आप पैर पीछे उठा रहे हो तो आप गिरोगे आगे, ठीक है। बैलेंस करना मुश्किल है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये रखते हैं और यहाँ से नी ड्राइव ऊपर कर दे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर एंगेज्ड है, कोर बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। अगर मैं, मेरा बॉडी स्ट्रेट है तो मुझे पैर ज्यादा ऊपर उठाने पड़ेंगे, ठीक है। बॉडी नीचे है, आपको, बहुत सारे लोगों को एक चीज पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। Center of gravity is the thing that balances your body. Right now, I am standing here, okay, standing straight. My center of gravity is here at my navel. ठीक है, मेरी जो नाभि है वो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों जरूरी है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी ज्यादा ऊपर होगी ना, चीजें बैलेंस नहीं होंगी, ठीक है। अभी मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, कोई धक्का देगा मैं आगे चले जाऊंगा, ठीक है, आई एम लेस बैलेंस्ड।
but right now my center of gravity is a little lower. ठीक है, अभी मुझे कोई धक्का देगा यहाँ पे आसपास में तो आई एम मोर स्टेबल राइट नाउ compared to moving up. If I sit down, I am very much stable because center of gravity is closer to the body, closer to the floor, closer to the ground, right? Yes, sir. अंडरस्टैंड? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम लोग बेंड होते हैं ना, अभी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा बाहर आ गया है, ठीक है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी कैसे है, ठीक है? यहाँ पे जब भी हम बेंड होते हैं ना, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ग्राउंड के और पास है, तो हम ज्यादा बैलेंस्ड है कंपेयर टू स्टैंडिंग एंड जंपिंग स्ट्रेट, और हमें रोप भी छोटी यूज करनी पड़ रही है, राइट? Yes, सो sir. वो सारी चीजें हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है एक स्पीड परफॉर्मेंस। सो ये बिगिनर्स के लिए है, लेकिन जब भी आप अच्छे एलीट एथलीट्स को ट्रेन करोगे तो वहां पे हमारे पास में कुछ टेक्निक्स है, ठीक है? तो वो भी हम शेयर करेंगे आगे जाके। सो आई थिंक आज के लिए this was it. This was the important information that I wanted to convey to you people. So we are open for questions. अगर नहीं होंगे तो we will end the session. So कुछ भी डिस्कशन हो या फिर आपको कुछ लगता है कोचिंग करते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप पूछ सकते हो। Chellam sir, do you have any questions? हेलो सर डाइट के लिए डाइट ओके, सो डाइट भी हम कवर करने वाले हैं, बट स्टिल एक जनरल ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है? सो इम्पोर्टेंटली whenever we are going for practice, ठीक है, whenever there is a early morning practice, I think there will be mostly two types of practices, either early morning practice or evening practice. Afternoon में we don't usually practice, okay? Sometimes it may happen that you can practice, but a lot of times what happens is we either practice in the morning or in the evening. अगर आफ्टरनून में भी कर रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान में रखना है। फर्स्ट, यू डोंट प्रैक्टिस without eating food or without having breakfast, okay? Very important, because whatever we are doing is a very high intensity exercise or high intensity sport. We sweat a lot, we spend a good amount of energy, right? Yes sir, do you want to add something? Chellam sir, हेलो, यस सर आवाज जा रही है मेरी? you're on mute. Wait, I'll unmute you. हाँ आपकी, हेलो हेलो, आवाज जा रही सर? हाँ आ रही है सर, बोलिए। वो जो 30 सेकंड में हम लोग करते हैं शॉर्ट टाइम में, हाँ, उसमें जॉगिंग स्टाइल करते हैं या फिर फ्री स्टाइल करते हैं उसमें? उसमें जॉगिंग स्टाइल करते हैं सर। जॉगिंग स्टाइल का जो टाइम लिमिट है वो 30 सेकंड होता है, और एक 3 मिनट का भी उसका ही सेम इवेंट होता है सेम स्टाइल में। फ्री स्टाइल का जो टाइम है वो 60 to 75 सेकंड्स होता है। अच्छा, उसका कोई पीडीएफ होगा तो वही ग्रुप पे डाल दीजिएगा, थोड़ा देखने में तो रूल आगे जाके अभी वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, तो हम समरी भी शेयर कर रहे हैं, उसके बाद में सारा का सारा एक ही पीडीएफ बना देंगे। यस सर। Sir, flat foot children not eligible for our course, sir. फ्लैट फुट, Yes, yes. ओके। सो हाँ, तो कैसा है कि दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर आवर एथलीट्स with flat foot, because I also have some athletes, those who are suffering from flat foot. You all know Bhumika Nemade. She is the fastest female athlete of India since last 3 years. India की सबसे fastest athlete है. She is also having a flat foot. Oh, So basically what happens is during that time we need to have good shoes with a good arch support. Okay, so that is very much important. But now the problem is she is so much used with the very flat wrestling shoes for speed events. She doesn't like to wear the arch supported shoes during the practice session. So I have told her
so many times that she should wear. Her flat foot is not that serious level, but still it is a flat foot. So we had confirmed with the doctors also. So उसको फ्लैट फुट तो है, बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि फ्लैट फुट में क्या होता है कि जो आपके पैर का जो आर्च है ना, वो पूरा का पूरा ऐसे प्रॉपर आर्च नहीं होता, वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो आपके जो नी है ना, नी, ये जो घुटने हैं वो थोड़े से अंदर के साइड में आ जाएंगे फ्लैट फुट होने की वजह से, ठीक है। सो आपका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर पड़ेगा नहीं। सो उसके लिए ना कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज है। सबसे पहले तो आपको बेयर फुट वॉकिंग ज्यादा करनी है, ठीक है। जितना आप बेयर फुट वॉकिंग करोगे बीच पे या फिर ग्रास पे, तो आपके जो पैर के जो मसल्स है वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे कंपेयर टू शूज, बिकॉज शूज के अंदर आपके सारे पार्ट्स टच नहीं होते। और एक दूसरा है कि बॉल रोलिंग, टेनिस बॉल होता है ना, जो टेनिस बॉल आपको यूज करना है, पैर से रोल करना है आपके फीट से। सो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है फ्लैट फुट केस में। सो बेसिकली दैट हेल्प्स टू for the flat foot athletes to engage more muscles, and also, but सबसे important है कि use better shoes that have an arch support, so your feet is not flat. अभी वो शूज के अंदर साइड से आपको थोड़ा सा कुशनिंग एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपके पैर को प्रॉपर वो लेवल पे रखेगा जिस पे रहने चाहिए, ठीक है। अगर फ्लैट फुट ज्यादा है तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट एडवाइस। अदरवाइज इफ इट इज जस्ट नॉर्मल और mild, so you can improve this with a lot of exercises, ठीक है। और किसी को कुछ questions है? What type of company shoes? Yeah, we are covering, sir. We are going to cover the shoes part tomorrow, and we will discuss the shoes that are required for different events as well. So because the impact for all the events is different. So I have personally suggested my students 2 years ago to use different shoes for the events, those who have high jumping skills, and for the events those who don't have very high jumping skill but we need speed. Suppose 30 seconds is not that impactful if you uh, do it correctly. So you don't have to press the leg on the floor. You don't have to smash it on the floor. You just have to keep your body very light while doing the 3 minute also. So at that time, you can use very light, thin soled shoes. But during the uh, freestyle events, triple unders, at that time, you need special shoes that can absorb more impact. Okay, so we are going to discuss that tomorrow. So I think this was it. And also we'll discuss about the ropes, some ropes as well. What basically few of the people, अभी आप लोगों को पता है कि कौन से ropes हमें use करने हैं. But also while learning the freestyles or for the beginners, which ropes are more effective, that is also we are going to use. And also in the speed training, we use different types of ropes that can be very helpful to get the desired performance. So that is also we are going to discuss. So I think that was it for the day. If you guys have any questions, so आप लोग बता सकते हैं, वरना we will end आज का session. There are total 16 participants here, so that is very much. It is important to practice on the mat, or ma'am, basically a mat is very much suggested because अभी क्या है कि the impact, it has to be absorbed somewhere. If we practice on a very hard floor, the impact will be absorbed by the shin bone or the ankle and our body part itself. So it is important that we use a light mat or something like that which absorbs some of the impact, and some will be absorbed by the body only. So that helps a lot. Also, good shoes and a good combination of floor or mat, that is the best overall usage. If there is no mat, please try to have at least good shoes so that your body is safe. Otherwise, if you are practicing on the wooden flooring, that is excellent. Okay. So
that was it. See you guys tomorrow for the next session. We'll talk about some more important things. Thank you so much. So much, sir. Starting age to practice, ma'am, there is no age to practice. You can even start. I had one of my students, he is going to retire this year. He is from Telangana. He's a police officer. So he works at the High Court, and he just started last year with me, starting his jump rope journey. So there is no age. Only thing is the different skill sets are different for different ages. So what students are doing at the 14, 15, 20 ages, that is not much recommended for people, those who are more elder. So there are different skills and it can be tailored for everyone from a very small, young age, 4 to 5 year old kid to maybe 60-year-old adults also. So the skill sets are different. The age is not a problem. You can start at any age. सो आज के लिए बस इतना ही. अभी आप लोगों से हम मिलते हैं कल. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एवरीवन. गुड नाइट. सी यू ऑल टुमारो. Goodbye. Okay, sir. Thank you. Bye. थैंक यू. Thank you, sir.